स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था किस तरफ वो जो एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन था लेसन 5 का, तो वहाँ तक हमने समझा था, वहाँ तक का मगर रिवीजन हो गया था। तो इन दिस वीडियो, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री का, कैटालाइसिस से। सो कैटालाइसिस इज अ प्रोसेस, ये एक तरीका होता है और इसमें जो चीज़ काम करता है उसका नाम होगा कैटालिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है? इट इज ए सब्सटेंस which increases the rate of a reaction without undergoing any permanent changes. इसका खुद का कोई चेंज नहीं होगा, बट ये इंक्रीज करेगा एक रिएक्शन की रेट को। ठीक है, जैसे कि केस एनसीईआरटी में एक जो एग्जांपल है कि KClO3 को हीट करने से KCl और ऑक्सीजन निकलता है। तो यही रिएक्शन को अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड के जो पाउडर है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर देके अगर हीट करा, वहां पर भी KCl प्लस ऑक्सीजन ही निकलेगा। लेकिन जो पहला वाला रिएक्शन है उसमें थोड़ा हाई टेम्परेचर लगता है, अराउंड 700 और अराउंड 650 केल्विन। लेकिन विथ मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर दिस रिएक्शन कंप्लीट्स विद इन 473 टू अबाउट 600 केल्विन। इसका मतलब क्या? मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर में रिएक्शन हो रहा है। तो कौन कर रहा है हेल्प? ये MnO2 का पाउडर। मतलब दिस इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो catalyst is a substance which increases or influences the rate of a reaction without undergoing any permanent changes. ठीक है, तो कैटलिस्ट कैटलिस्ट में दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक होता है कैटलिस्ट का प्रोमोटर और एक होता है पॉइजन। एक होता है पॉइजन। तो ये प्रोमोटर और पॉइजन कोई कैटलिस्ट नहीं है। अगर कोई भी कैटलिस्ट का मतलब प्रोमोटर क्या करता है? इंक्रीजेस activity of a catalyst and poison decreases activity of a catalyst. कैटलिस्ट का एक्टिविटी को कोई इंक्रीज करता तो उसको हम कहेंगे प्रोमोटर। और अगर कोई कैटलिस्ट का एक्टिविटी को मतलब जो चीज़ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बहुत तेज हो रहा था, ओवर रिएक्शन हो रहा था, उसको बंद कर देगा, उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो उस सारी चीज़ को हम बताएंगे पॉइजन्स। जैसे कि जो कि हमारा हेबर्स प्रोसेस था, उसमें N2 प्लस H2 मिलके बना रहा था एमोनिया। यहाँ पर आयरन था कैटलिस्ट और उसका हेल्पर था मोलिब्डेनम। मतलब दिस मोलिब्डेनम इज इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ आयरन कैटलिस्ट। मतलब मोलिब्डेनम विल बी ए प्रोमोटर। ठीक है, अच्छा। तो अब टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है होमोजेनियस कैटलिस्ट, और if you think about the process then this is homogeneous catalysis। यहाँ पर हम कैटालाइसिस बोल देते हैं, तो दिस इज होमोजेनियस कैटालाइसिस। और एक होता है हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। अगर पहला वाला वीडियो तुम लोगों ने देखा नहीं तो go to that first, watch that up to that you have to start from this video।
ये तो अच्छा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, इसमें लिख लो कैटालाइसिस। तो होमोजेनस कैटालाइसिस में होगा क्या, शायद ए गिब्स बी विथ कैटलिस्ट सी। अगर रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट पकड़ लेते हैं हम सॉलिड है, और कैटलिस्ट का भी रिएक्ट जो फिजिकल स्टेट है वो भी सॉलिड हो, मतलब ये बोथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, ये बोथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेस। मतलब ये गैस तो ये गैस, ये लिक्विड तो ये लिक्विड, ये सॉलिड तो ये सॉलिड, मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का अगर फेस का एक ही हो गया, उसका डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम कहेंगे होमोजेनस कैटालाइसिस। जैसे एग्जांपल में अगर कोई भी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया गया एसिडिक मीडियम में, तो मिलता है हमको एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मिलता है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब ये भी लिक्विड हो गया, ये भी लिक्विड, एल्कोहल भी लिक्विड और हमारा एसिड भी लिक्विड। तो in that case our reactant and catalyst are in same phase, so this is what is an example of homogeneous catalysis। जैसे कि SO2 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, उससे मिलता है SO3 गैस, और यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि एक खुद ही गैस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस हो गया, ऑक्सीजन भी गैस और हमारा कैटलिस्ट भी गैस। तो अगर उसका फेस का कोई डिफरेंस ना हो, एक ही प्रावस्था में हो चीज़, तो उसको हम कहेंगे होमोजेनस कैटालाइसिस। सिमिलरली हेटेरोजेनस में उल्टा होगा, डिफरेंट फेस होगा। अगर रिएक्टेंट हमारा सॉलिड हो गया तो हमारा कैटलिस्ट लिक्विड भी हो सकता है। तो इधर कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन डिफरेंट फेस, देन दिस इज हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। उसका एग्जांपल SO2 का कन्वर्शन SO3 में, ये तो एक गैस है, तो इसमें कभी कभी प्लेटिनम का सॉलिड भी यूज करा जाता है एज ए कैटलिस्ट। तो मतलब ये भी डिफरेंट फेस का हो गया, मतलब व्हाट, दिस इज एन हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। जैसे कि N2+3H2 गिव्स अस एमोनिया, इसमें कैटलिस्ट होता है आयरन, तो ये खुद एक सॉलिड है, लेकिन नाइट्रोजन भी गैस और हाइड्रोजन भी गैस है। सो इफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट, इस दोनों चीज का अगर फेस सेम हो तो वो होमोजेनियस में चला जाएगा, और इसका अगर फेस का डिफरेंस हो तो हेटेरोजेनस कैटालाइसिस कहलाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। मतलब ये जो कैटालाइसिस प्रोसेस होता है, व्हाई वी आर डीलिंग कैटालाइसिस इन सरफेस केमिस्ट्री, व्हाई नॉट इन सॉल्यूशन और व्हाई नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो कैटालाइसिस चैप्टर में ही, मतलब सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें क्यों कैटालाइसिस आ गया, उसका मतलब कैटालाइसिस इज सरफेस फेनोमेना, ये सरफेस का एक घटना है। तो कैसे होता है कैटालाइसिस रिएक्शन, एक हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस कैसे प्रोसीड करता है फर्दर, तो उसका डिटेल्स मैकेनिज्म है इधर। जो पहला मैकेनिज्म है उसमें माना जाता था कि अगर देखो कोई भी एक चीज ए से बी हो रहा है रिएक्शन, तो ए का पार्टिकल सपोज ये हमारा कैटालिस्ट है। अब कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब हो रहा है, तो जितना ज़्यादा कैटलिस्ट रिएक्टेंट कैटलिस्ट के ऊपर आके एब्जॉर्ब होगा, उतना ही क्या होगा, कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट का सरफेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट विल इंक्रीज टाइम टू टाइम, ये तो बढ़ेगा। मतलब एक लग गया रिएक्टेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो धीरे धीरे से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। और जैसे कि ए मॉलिक्यूल आके इसे चिपक रहा है, तो उसमें से तो हीट निकलेगा, और यही हीट माना जाता है, मतलब हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड
to enhance the rate of a reaction. जैसे जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके यहाँ पर चिपक रहा है उसमें से कोई हीट निकल रहा है और इसी हीट एक एनर्जी की तरह काम करके हमारा ए से बी का कन्वर्शन का स्पीड बढ़ा रहा है। तो ये था बहुत क्लासिकल थ्योरी। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या बोलता है कि ये कैटालिसिस 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। मतलब ये अगर हमारा कोई कैटलिस्ट का सरफेस हो गया, ये हमारा कोई कैटलिस्ट का सरफेस हो गया, दिस इज सरफेस ऑफ ए कैटलिस्ट। तो पहला स्टेप में क्या होगा, नंबर 1 स्टेप में ए और बी, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। ए और बी पहले क्या होगा, डिफ्यूज होगा टुवर्ड्स द, ये स्टेप नंबर 1, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ये स्टेप 1 हो गया। दूसरा स्टेप में क्या होगा, कैटालिस्ट के सरफेस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके एब्जॉर्ब होगा, ये स्टेप 2। मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ कैटालिस्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपस में रिएक्शन करेगा, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, और रिएक्शन होके ए और बी आपस में एक बॉन्ड बनाएगा और ये एक कॉम्प्लेक्स के रूप में कैटलिस्ट से जुड़ा होगा। ये एक कैटलिस्ट के रूप में सरफेस में जुड़ा होगा ऐसे करके। मतलब ए और बी एक बॉन्ड बना लिया अपना। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में डिसॉर्प्शन होगा। ये हो गया था एब्जॉर्प्शन, ये हो गया था डिफ्यूजन, ये हो गया ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पर होगा डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन हमने पढ़ा था, रिवर्सल ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो चीज आके चिपका वो खुल के निकल जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर ए और बी हमको मिल गया, ए और बी यहाँ पर यहाँ से खोल के अलग हो गया। और फिफ्थ स्टेप में डिफ्यूजन बैक, सरफेस को छोड़ के हमारा प्रोडक्ट लाया था क्या, ए प्लस बी कन्वर्ट हो के आ गया, ए और बी का एक बॉन्ड फॉर्म हो गया और कैटलिस्ट भी रिकवर्ड, जैसे था वैसा ही इसको मिल गया। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप और ये हो गया हमारा 5वां स्टेप, डिफ्यूजन बैक। तो दिस 5 स्टेप्स इज इन्वॉल्व इन द हेटेरोजेनस कैटालिसिस प्रोसेस। ठीक है, अच्छा। तो नेक्स्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पर एक कैटलिस्ट का जो एक्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन में। मतलब ये दूसरा नंबर स्टेप था जहां पर ए और बी आके हमारा कैटलिस्ट के सरफेस के साथ चिपका, उसका बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उस बॉन्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर ही इस कैटलिस्ट का टोटल एक्टिविटी डिपेंड करेगा। मतलब अगर ये एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्ट्रांग हुआ, ठीक है, अगर बहुत ही स्ट्रांग एब्जॉर्प्शन हुआ तो ठीक है, रिएक्शन अच्छी तरह से कर पाएगा ए और बी। और अगर बॉन्डिंग एकदम ही वीक हुआ, मतलब ए और बी का बॉन्ड एकदम ही वीक फॉर्म हुआ, तो ये तो अच्छी तरह से रिएक्ट करने के लिए चांस ही नहीं मिलेगा इसको। मतलब हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्ट्रांगली बाइंड होना है कैटलिस्ट के सरफेस में, अदरवाइज इट विल नॉट हैव एनी चांस टू फॉर्म द प्रोडक्ट इफिशिएंटली। लेकिन इतना भी अगर बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड हो गया तो क्या होगा, जो फोर्थ नंबर प्रोसेस था ना, ये नहीं होगा। ये तो रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट मिल गया ये डिसॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था। तो अगर एक बार ये बॉन्ड अगर डिसॉल्व नहीं हो पाया तो कैटलिस्ट तो खराब हो गया, ए और बी तो उसमें समा गया।
but we need the catalyst as it is. So that's why एक कैटलिस्ट का एक्टिविटी डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब the bonds should be stronger but not much stronger, so that the catalyst does not get the chance of coming in contact with other reactant. क्योंकि एक बार अगर कैटलिस्ट में परमानेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया तो दूसरा रिएक्टेंट तो इसमें आके बैठ ही नहीं पाएगा, मतलब इट हैज लॉस इट्स एक्टिविटी, ठीक है। और एक दूसरा जो पॉइंट है वो हो गया इसका सिलेक्टिविटी, मतलब एक कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन करेगा। जैसे कि इफ यू टेक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो उससे मिलता है हमको मीथेन और वाटर, ये पता है हमको। वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके फिर बनाएगा मीथेनॉल, और भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके बनाता है मिथानेल। यहाँ पर कैटलिस्ट है कॉपर, यहाँ पर कैटलिस्ट है जो हमारा कॉपर और जिंक ऑक्साइड का मिक्सचर हो गया इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, और यहाँ पर कैटलिस्ट था निकेल, ठीक है ना। इसमें क्या पता चल रहा है कि रिएक्टेंट तो हमारा सेम ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, बट व्हाई द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, बिकॉज कैटलिस्ट आर डिफरेंट। निकेल इज स्पेसिफिक ओनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, कॉपर और जिंक ऑक्साइड का जो मिक्सचर होगा वो सिलेक्टिव फॉर ओनली प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल। इसका मतलब क्या पता चला, एक कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वन कैटलिस्ट विल टेक पार्ट इन ओनली वन, तो दिस इज अ वेरी सिलेक्टिव रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हो गया शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। जैसे कि कोई भी रिएक्शन, अगर इफ एनी रिएक्शन और द कैटालाइटिक रिएक्शन which depends on the size of reactants and the pore structure of the reactant. The pore structure of the reactant, अगर पोर मतलब क्या हो गया, ऐसे एक हमारे पास चीज होता है जिसको हम बोलते हैं जियोलाइट, और इसको एक एक पोर बोलते हैं, इसको एक एक पोर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा जियोलाइट। तो कोई भी रिएक्शन, एकदम बेसिकली एक चीज देखो, अगर कोई भी हाईली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल और कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, और अगर इसको हम इसमें से निकाल दिया दोनों का मिक्सचर को, तो ऑब्वियसली लीनियर मॉलिक्यूल इससे पार हो जाएगा, लेकिन जो हाईली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है वो तो यहाँ पर अटक जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन व्हाट, द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो कोई भी रिएक्शन अगर पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का साइज के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर जो जियोलाइट्स है हमारा, ऑल जियोलाइट्स वर्क्स ऑन दिस मेथड, जैसे कि हमारा ZSM5 हो गया एक एग्जांपल ऑफ शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस और कैटालिस्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजाइम कैटालाइसिस।
Now enzymes are what? Enzymes are basically made up of amino acids. The enzymes are very well known as biological catalyst. Enzymes are basically known as biological or biochemical, sorry. You can take enzymes are known as बायोकेमिकल कैटलिस्ट. मतलब क्या, हमारा बॉडी में एक आदमी का जो बॉडी होता है, आदमी के बॉडी में सोने से लेके खाने से ग्लूकोज निकालने का काम, ईच एंड एवरी रिएक्शन इज बीइंग कैटलाइज्ड बाय समथिंग व्हिच इज नोन एज एंजाइम. क्योंकि हम लोग तो ऐसे नहीं है कि आपने चावल खा रखा है, उसके साथ एक पैलेडियम का टुकड़ा खा दिया. दिस पैलेडियम विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट, जो हमारे खाने से ग्लूकोज निकालेगा. तो दिस इज इम्पॉसिबल थिंग. इसलिए इनबिल्ट समथिंग इज देयर इन आवर बॉडी व्हिच इज only help us in catalyzing each and every reaction inside the body, and the substance which are used to enhance the activity of a biological reaction is known as a biochemical catalyst, और जिसको हम एंजाइम के नाम से जानते हैं. तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो why enzymes are known as biological or biochemical catalyst? Because enzymes catalyze numerous biochemical reactions in the body. और एंजाइम होता क्या है? ये हाई मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का. ठीक है, बिकॉज एमिनो एसिड्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन आल्सो. तो इसके एग्जांपल कैसे हो सकता है? जैसे कि जो केन शुगर है हमारा C12H22O11, इसके साथ वाटर को आप बॉयल किया तो उसमें से हमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज निकालता है, जो कि मोनोसेकेराइड है, और ये एक डाइसेकेराइड है. और इसमें हमको क्या यूज होता है? इनवर्टेस नाम का कोई एंजाइम यूज होता है. सिमिलरली इफ यू टेक ग्लूकोज और उसका अगर फर्मेंट कर दिया तो उससे निकालेगा हमारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा. तो इसमें कैटलाइस्ट यूज करता है जाइमेस, ऐसे मेल्टेज है. So there are numerous reactions that can be catalyzed by enzymes. ठीक है. तो नेक्स्ट बहुत ही कोई सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलाइसिस है. फर्स्ट इम्पोर्टेंट कैटलिस्टिक जो एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक हो गया, तो फर्स्ट इज व्हाट? दिस आर मोस्ट हाईली एफिशिएंट. एफिशिएंट मतलब एक काम एक बहुत एफिशिएंट होता है. क्योंकि कोई लेबोरेटरी में अगर रिएक्शन हो रहा है ए से बी, हमने सी कैटलिस्ट यूज़ किया तो काम नहीं हुआ, तो उसको हटा देंगे, डी कैटलिस्ट यूज़ करेंगे. बट दिस सेकेंड चॉइस इज नॉट देयर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. एक बार में ही एक रिएक्शन को सक्सेसफुल करना है. नंबर 2 प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम कैटलाइसिस इज दिस आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. दिस आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर मतलब एक काम एक ही कैटलिस्ट एक टाइम में करेगा. नंबर 3 हो गया हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर. बॉडी का जो नॉर्मल पीएच होता है 7.4 ब्लड का पीएच, और जो टेम्परेचर होता है अराउंड 96 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इस सारी जो ऑप्टिमम कंडीशन है, इसमें ही कैटलिस्ट एक बहुत ही एफिशिएंट, और इस कंडीशन में ही कैटलिस्ट का एक्टिविटी हाईएस्ट होगा. और नंबर 4 पॉइंट इज वेरी एफिशिएंट, हाईली एक्टिव. और इसके साथ अगर पकड़ लेते हैं ये कोई हमारा एंजाइम हो गया, अगर खुद एंजाइम कोई रिएक्शन को कैटलाइसिस करने में नाकाम है, तो हम एंजाइम के साथ एक दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट ऐड करेंगे, एक टेल ऐड करेंगे, एक कोई भी विटामिन का पार्ट हो गया, तो इस चीज को हम को एंजाइम बोलेंगे. मतलब टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम समटाइम्स ए नॉन प्रोटीन और विटामिन पार्ट इज ऑल्सो एडेड विद द एंजाइम,
एंड दोज पार्ट्स और दोज थिंग्स आर नोन एज कोएंजाइम्स। अगर इस नॉन प्रोटीन पार्ट की जगह कोई मेटल का आयन हो गया, सोडियम का हो गया, कॉपर का हो गया, मैंगनीज का हो गया, to increase the activity of the enzyme, so this thing is known as an activator. So if the substance which increase the efficiency or activity of a catalyst is a metal ion, it is known as an activator, and if the increasing factor is a non-protein or vitamin part, this is a coenzyme. ठीक है? अच्छा, अब ये एंजाइम काम कैसे करता है? हाउ डज दिस एंजाइम वर्क्स इन आवर बॉडी? mechanism of enzyme actions. एंजाइम काम कैसे करते हैं? See, enzymes are very selective, very highly active, they are specific होता है। तो एंजाइम का कोई कोलोइडल सॉल्यूशन लेके अगर ये कोई एंजाइम का एक पार्टिकल हो गया, तो ये सोचा चीज है ना, इसको हम बोलेंगे कैविटी ऑफ एंजाइम। कोई colloidal solution of an enzyme, those colloid particles of the enzyme contain some small dips, holes, those are known as cavity. और इस कैविटी में क्या होता है, बहुत सारा एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि कोई भी एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया, कोई भी एमाइन फंक्शनल ग्रुप हो गया, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप हो गया, एंड दिस थिंग्स आर वेरी एक्टिव। और यहाँ यही एक साइट है जहाँ पर रिएक्शन होता है। दिस इज द साइट वेयर रिएक्शंस occur. तो कोई भी एक एंजाइम जिसके ऊपर रिएक्शन करना चाहता है, दैट सब्सटेंस शुड हैव ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर टू द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। इसका मतलब क्या होगा, बहुत टेक्निकल बात होगा कि सपोज ए इज एन एंजाइम, पकड़ लो, ए इज एन एंजाइम और ए रिएक्ट करना चाहता है बी से, हर बी इज आवर सबस्ट्रेट, मतलब रिएक्टेंट हो गया। B should be converted to something product and we need our A back because A is a catalyst and catalysts are recoverable. तो A का जो ही स्ट्रक्चर होगा पोर का, B का स्ट्रक्चर उस पोर के एकदम ऑपोजिट होना है। एज एन एग्जांपल, अगर हमारा एंजाइम ऐसे हो गया स्ट्रक्चर, ये अगर एंजाइम हो गया तो सबस्ट्रेट को होना पड़ेगा ऐसे, ताकि फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्बाइन करके एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होता है। और धीरे धीरे लास्ट सेकेंड स्टेप में ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होके, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये डिकम्पोज होके एंजाइम रिकवर हो जाएगा और प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो S इज कन्वर्टेड टू समथिंग P। तो पहला स्टेप में ये क्या होगा, अगर इसका पोर स्ट्रक्चर और ये ऑपोजिट साइज में हुआ तो ये तो एकदम लॉक एंड की मॉडल जैसा हो गया, ये तो लॉक हो जाएगा पूरा, ऐसा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो ये हो गया हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स। और धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिसोसिएट होके एंजाइम रिकवर हो जाएगा और हमारा जो सबस्ट्रेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट में। दिस इज अवर प्रोडक्ट और एंजाइम रिकवर हो गया। सो दिस आर द 2 स्टेप्स ऑन विच द एक्टिविटी और द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिपेंड्स ऑन। तो अब तो हायर क्लास में इसका काइनेटिक स्टडी करना पड़ेगा, उसमें माइकलिस मेंटेन इक्वेशन भी है। लेकिन यहाँ तक इस लेवल में, यहाँ तक जो एनसीईआरटी में है, तो मतलब क्या होगा, तो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, एंड आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वी गेट आवर एंजाइम बैक एंड द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू समथिंग प्रोडक्ट। ठीक है। और अगर सम लास्ट टॉपिक है जो इंडस्ट्रियल सम एप्लीकेशन होगा कैटलिस्ट के इंडस्ट्रियल, जैसे कि ऑस्टवाल्ड जो प्रोसेस होता है, ऑस्टवाल्ड की प्रोसेस में जो नाइट्रिक एसिड बनाता है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। ऑस्टवाल्ड के प्रोसेस में प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में एस्बेस्टॉस
प्लेटिनाइज्ड, प्लेटिनम से घिरा हुआ प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। नंबर 2 में जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, कहाँ पर यूज करता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एबीपी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें यूज किया जाता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड एज ए कैटलिस्ट। और यहाँ पर प्लेटिनाइज जो एस्बेस्टोस होता है यहाँ पर, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस आर सम बेसिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन विच डिफरेंट कैटलिस्ट्स आर यूज्ड अप टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 वीडियो। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और एक शायद 2 पार्ट आएगा, मतलब 2 पार्ट में इसको कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, धीरे धीरे लाहे लाहे। जो हमारा कॉलोइड्स पार्ट होगा, दैट कॉलोइड पार्ट विल बी वेरी मच कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो वी विल डील विद दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, तो पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू।